Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. दिल विदाउट बिल। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा शब्द जो सुनने के बाद आपके मन में जिज्ञासा भी आई होगी और आप चौंक भी गए होंगे। दोस्तों, मैं एक ऐसे अस्पताल की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कैश काउंटर ही नहीं है। मतलब आपके बच्चों के दिल का इलाज बिना किसी बिल के हो सकता है। तो आज गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की गुजरात उद्योग जगत की चर्चा में बात करेंगे एक ऐसे अस्पताल की, एक ऐसे ट्रस्ट की जो कम से कम 1000 सर्जरी एक साल में करता है, वो भी बिना किसी पैसे के, बिना किसी बिल के। तो बने रहिए मेरे साथ, चर्चा करेंगे श्री मनोज भाई भिमानी से, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ श्री सत्य साई हॉस्पिटल अहमदाबाद। सेवा परमो धर्म, उस सेवा की राइट परिभाषा क्या है, उसे हम कैसे समझें और कैसे जानें, तो चर्चा करते हैं श्री मनोज भाई भिमानी से। मनोज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुजरात उद्योग जगत की चर्चा में। नमस्कार। नमस्कार। तो सर, हमने कई बार सुन रखा है कि सत्य साई हॉस्पिटल द्वारा ये जो चिकित्सा सुविधाएं जो हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, जो कि बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी व्यावसायिक लेन देन के ये हॉस्पिटल चलता है, तो इस हॉस्पिटल का प्रेरणा स्रोत क्या रहा? ये आपने कहाँ से और कैसे शुरू किया ये? विनोद भाई, मेरे जो गुरु हैं सत्य साई बाबा, वो ऐसा मानते थे कि आरोग्य में, शिक्षण में और पानी में व्यापार नहीं होना चाहिए। और उन्होंने पूरा जीवन ये 3 क्षेत्रों में काम के लिए लगाया। तो उन्होंने हम लोगों को आदेश किया 1997 में कि गुजरात में एक ऐसा हॉस्पिटल हो कि जिसमें फ्री ऑफ चार्ज हम लोग चिकित्सा दे पाए हृदय रोग के मरीजों के लिए। तो उस टाइम पे सौराष्ट्र में कोई भी हॉस्पिटल हार्ट का नहीं था। तो हमने पहला हॉस्पिटल 4 अगस्त 2000 को राजकोट में कालाबाड़ रोड पे चालू किया और वो हॉस्पिटल बहुत अच्छे से चला। इसलिए हमने 2018 में पीडियाट्रिक कार्डियक का भारत का सबसे बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल यहाँ पे अहमदाबाद में बनाया। तो ये कार्डियक की जो सुविधा होती है वो बहुत महंगी होती है और बहुत सारे लोग इसके पैसों की उसके लिए वो उनका डेथ हो जाती है। और गुजरात तो फिर भी ठीक है, लेकिन पूरे भारत में मैं घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कई सारी जगह पे पीडियाट्रिक डॉक्टर्स नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियक सर्जन्स नहीं है। तो ये सारी हमारी युवा पीढ़ी है। अगर उनको आप ठीक कर पाते हैं तो एक नई लाइफ, इट मीन्स यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द यंग इंडिया, कि जिनको लाइफ टाइम एक नई लाइफ एक हॉस्पिटल के माध्यम से दे सकते हैं। तो इसके लिए साईं बाबा की प्रेरणा से ये हॉस्पिटल बना। सर, मैंने कई बार सुना है कि जो हमारा ये हॉस्पिटल है, ये दिल विदाउट बिल से बहुत फेमस है। ये जो स्लोगन रहा है, तो इस स्लोगन के पीछे का इतिहास क्या रहा कि दिल विदाउट बिल? बहुत ही कैची और बहुत ही मार्मिक शब्द लगता है मुझे ये नाम जो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, मैं आपको पर्टिकुलर डेट भी मुझे याद है कि 27 मई 2009 को वो राजकोट आए थे। तो उन्होंने कहा कि मनोज, इस हॉस्पिटल को आप हॉस्पिटल मत बुलाइए, उसको आप दिल विदाउट बिल, क्योंकि यहाँ कोई भी बिलिंग काउंटर नहीं है और दिल से दिल का काम हो रहा है। तो ये उपनाम डॉक्टर कलाम साहब ने दिया। तो कलाम साहब का इस हॉस्पिटल में आना और इसका पूरा वहाँ पे देखना और ये नाम देना, तो कलाम साहब का वहाँ पर आना सर कैसे हुआ? मतलब कलाम साहब का अगर आप बुक पढ़ेंगे तो वो 2 व्यक्ति से बहुत विशेष प्रभावित थे। एक हमारे माननीय संत प्रमुख स्वामी महाराज से और एक सत्य साई बाबा से, जो हमारे गुरु थे। और आपको जान के ताजुब होगा कि उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी पहली 2 सैलरी जो एज ए प्रेसिडेंट मिलती है
वो उन्होंने हमारे ट्रस्ट को डोनेट की थी। तो वो साईं बाबा के कार्यों से बहुत प्रभावित थे और उसी हिसाब से वो कार्य को देखने के लिए हमारे राजकोट अस्पताल में आए थे। Satya Sai Heart Hospital Rajkot is not doing the business of a health business. They are doing business of God. Business of God with the Satya Sai blessings, and they are doing very well. और मुझे याद है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी राजकोट के हॉस्पिटल में आगमन हुआ था। वो संयोग कैसे बैठा सर? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सत्य साईं बाबा के बहुत क्लोज अनुयायी थे। जैसे TN सेशन साहब थे, जैसे शिवराज पाटिल साहब थे। तो वो हमेशा मजाक में कहते थे कि बाबा हम पॉलिटिशियनों को ठीक कर दीजिए, अब पूरा देश ठीक हो जाएगा। तो वो क्योंकि उन्होंने देखा ऐसे बहुत सालों से कि साईं बाबा भारत की जो तकलीफ़ है हेल्थ में, एजुकेशन में, उनके लिए चुपचाप काम कर रहे हैं विदाउट एनी मस्त प्रोपेगेंडा। तो वो बहुत प्रभावित थे। तो इसीलिए हमको ये सब महानुभाव लोगों का एक डायरेक्ट प्रत्यक्ष एक अप्रोच मिला और वो हमारे साथ जुड़े। ये ऐसा अस्पताल है, अनूठा अस्पताल है, जहाँ दवा भी है और दुआ भी है। और आप इस समाज सेवा में, इस सेवा के परम धर्म में आपका आगमन कैसे हुआ? क्योंकि मैं शायद से 25-30 सालों से आप इस सेवा कार्य में रत हैं, तो आपका पदार्पण कैसे हो गया इस क्षेत्र में? पदार्पण ऐसा था कि हमारा राजकोट हॉस्पिटल 2000 में बना। फिर हॉस्पिटल में खाली पैसा एक चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो 2002 में हमारे राजकोट हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आए। तो मुझे अभी भी याद है, फरवरी 2002 में साईं बाबा ने मुझे कहा कि अगर तुम हॉस्पिटल देखते हो तो ही हमको चालू रखना है। तो इट वॉज सॉर्ट ऑफ इमोशनल ब्लैकमेलिंग बाय हिम कि वैसे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जो मुझे डॉक्टरेट दी गई है, मैं इंजीनियर हूँ, बी मैकेनिकल हूँ। तो मैं साईं बाबा के सॉर्ट ऑफ दबाव से इस काम में मैं आया और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे सही काम में लगाया। तो सर, जो पहला हॉस्पिटल हमारा बना वो लगभग सन 2000 में बना राजकोट में। उस हॉस्पिटल की कैपेसिटी, वहाँ पर अब तक कितनी सर्जरी हम लोग कर चुके हैं? अभी हॉस्पिटल 24 साल उनको कंप्लीट हो गए हैं और हम लोग 25,000 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरी वहाँ पे कर चुके हैं। 25,000? 25,000 मतलब एवरेज में एक साल का 1,000। सर्जरी। तो उसकी अगर मार्केट वैल्यू भी गिने 2 लाख रुपया पर सर्जरी। 2 लाख में कोई करता नहीं है, फिर भी 2 लाख गिने तो भी 500 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यू का काम वहाँ पे हो चुका है। और अभी वहाँ पे भी हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। पिछले 9 महीने से वहाँ पे काम चल रहा है और हम चाहते हैं कि वहाँ पे भी ये जो 65 बेडेड है उससे 130 बेड का कैपेसिटी हो रहा है। यहाँ पे भी कैपेसिटी बढ़ रही है क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गैप, विनोद भाई, बहुत बड़ा है। और हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि कोई भी बच्चा है उसमें हम लोग ईश्वर देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हम वेटिंग लिस्ट को कम कर पाएँ और जितनी ज़्यादा सेवा कर पाए, उसी हिसाब से दोनों हॉस्पिटल में हमारा एक्सपांसन का काम चल रहा है। तो 24,000 सर्जरी हम राजकोट हॉस्पिटल में कर चुके हैं जी। और अहमदाबाद हॉस्पिटल हमने शायद से 2017 में 2018 में नवंबर में। तो जहाँ पर सर इसकी कैपेसिटी कितनी और यहाँ पे हम कितना कर चुके हैं? कोविड को गिनते हुए भी यहाँ 6,000 ओपन हार्ट केस अभी ऑलरेडी कर चुके हैं। और हम लोगों की जो कल्पना है हमारे ट्रस्ट की, वैसी कल्पना है कि हर साल 3 से 5,000 हर साल हम लोग यहाँ पे केस करें कि जैसे भारत में कोई भी बच्चा पैसे के अभाव से उनकी मृत्यु नहीं हो। वो कल्पना से ये एक्सपांसन हम लोग कर रहे हैं। भले ही हम कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसको सस्टेन करना भी, आप बिजनेसमैन हैं, बहुत ज़रूरी होता है। तो लेकिन मुझे भगवान पे विश्वास है कि हम ज़रूर इसको कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल, इतना बड़ा सेवा का कार्य चल रहा है तो आप चूँकि भगवान के कार्य में इतना समय दे रहे हैं तो भगवान फिर खुद ब खुद आपको संभालना शुरू कर देते हैं। तो सर, ये जो बच्चे होते हैं, ये किस तरीके के बच्चे और किस बैकग्राउंड के बच्चे यहाँ पर आते हैं? उनका हम लोग कैसे एवोल्यूएट करते हैं? उनको यहाँ कैसे लाया जाता है? इस प्रक्रिया के बारे में अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें तो। जैसे हार्ट का जो प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम, वो 2 तरह के प्रॉब्लम होते हैं। एक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ जो बच्चों में होता है
और एक कोरोनरी हार्ट डिसीज़ जो लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है। तो राजकोट का जो अस्पताल है वो कोरोनरी हार्ट डिसीज़ पे काम करता है, और यहाँ का जो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ बेसिकली जो माँ बाप में जो जेनेटिकल इश्यू होते हैं उससे बाय बर्थ ही ये बच्चा ये प्रॉब्लम के हिसाब से उनका जन्म होता है। अगर आप उनको ठीक कर देते हैं तो वो पूरी लाइफ नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो इसके लिए हमने पूरे भारत के डिफरेंट अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ में हम लोगों ने एमओयू किए हुए हैं। वो एमओयू में आने जाने का खर्चा बाय फ्लाइट वो स्टेट गवर्नमेंट देती है और हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी 15, 20, 25 हज़ार रुपये में जो सर्जरी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की होती है वो हम लोग तो ऐसे ही हमारे 6 स्टेट गवर्नमेंट के साथ में ऑलरेडी एमओयू है अप टू आसाम से लेके यहाँ राजस्थान तक, और गुजरात 7वां स्टेट है जो ओपीडी में हमारे यहाँ पे आते हैं। तो ये बेसिकली माल न्यूट्रिशंस और जेनेटिकल इश्यूज़ की वजह से ये जेनेटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होते हैं। और ये हमारे यहाँ पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि किनको बच्चा हो और किनको नहीं हो। जैसे अमेरिका में तो 2-3 महीने के बाद में ही डॉक्टर बता देते हैं कि आप बच्चे के लिए मत जाइए इसको आप, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चा नहीं है। हिंदुस्तान में वो आने में टाइम लगेगा क्योंकि एक तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और कार्डियाक में इकोकार्डियोग्राम से लेके एंजियोग्राफी से लेके एंजियोप्लास्टी सारी चीज़ें काफ़ी महंगी हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत एग्रेसिवली इसमें काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की ऐसी कल्पना है कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति कोई भी डिसीज़ से तकलीफ़ में नहीं आए, लेकिन वो नीचे तक जाने में जो टाइम लगेगा उसके हिसाब से हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो सर ये जो बच्चे होते हैं इनका कुछ एक आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है कि ये बच्चा इस हार्ट डिसीज से सफ़र कर रहा है? क्योंकि कई माता पिता जैसे आप बता रहे कि हम पूरेस्ट ऑफ द पुअर लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, शायद से इस रोग को लेके उनकी समझ नहीं होती है। तो एक आम आदमी जिसे शिक्षा का अभाव है वो क्या बच्चों को देख के समझ सकता है कि मेरा बच्चा इस हार्ट डिसीज से गुजर रहा है? ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते हैं? जैसे अभी आप डॉक्टर से बात कर रहे थे तो बच्चा नॉर्मल फीडिंग अवॉइड करता है, नंबर 1। दूसरा उनको ब्रीथलेसनेस, श्वास की जो वो होती है, जुकाम, सर्दी। और अभी विनोद भाई नया जो है उसमें हर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में एक पीडियाट्रिशियन रहता है। जैसे अभी हम लोगों ने एक 4 घंटे के बच्चे का बावला में उनका जन्म हुआ था और पीडियाट्रिशियन बहुत एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने तुरंत बताया हमारे कार्डियोलॉजिस्ट को कि सर इसको हार्ट नॉर्मल नहीं लग रहा है, और हम लोगों ने उनका यहाँ पे डिवाइस इम्प्लांट किया था और वो हमने 6 दिन के बाद में उनको डिस्चार्ज किया था। तो अगर बच्चा जुकाम है, सर्दी है, ब्रीथलेसनेस है, नॉर्मल फीडिंग नहीं है, तो ये सारी कार्डियक डिसीज़ की निशानी है। तो सर 4 घंटे का जो बच्चे ने जन्म लिया उसका भी ऑपरेशन कर पाना संभव है? हाँ, संभव है। हमारे यहाँ पे 1 दिन का बच्चा, मतलब उसके भी ऑपरेशन के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, और वो सारे डॉक्टर्स यहीं पे कैंपस में रहते हैं और सारी सुविधा हॉस्पिटल ने उनको दे रखी है। तो इवन नियोनेटल जिसको बोलते हैं कि 1 दिन का बच्चा भी हो तो उसका भी हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और हॉस्पिटल इन बच्चों तक कैसे पहुँचते हैं? हम लोग क्या कुछ शिविर लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, कैसे हम उन तक पहुँचते हैं? हमारे पूरे भारत में विनोद भाई कैंप लगे रहते हैं, क्योंकि जो आपने बताया कि बच्चे का चयन कैसे करते हैं, तो वो बच्चे चयन के लिए अहमदाबाद का नहीं आ सकते हैं। तो हमारी सारी मेडिकल टीम पूरे भारत में हर महीने घूमती रहती है और उनकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में हम लोग कैंप लगाते हैं। तो वो कैंप के वेन्यू तक वो 108 में एम्बुलेंस में लाते हैं और वहाँ हमारी डॉक्टर की टीम उनको चेक करती है और उनको फिर डेट देती है, और वो डेट पे उनको वहाँ की गवर्नमेंट बाय फ्लाइट, जैसे मैंने आज आपको बताया कि कल शाम को ही पटना की फ़्लाइट से 55 बच्चे कल रात को आ रहे हैं। तो ऐसे पूरे भारत में हमारे कैंप लगते हैं और वही डॉक्टर फिर यहाँ उनको ट्रीट करते हैं, तो कोई बाकी का कोई तकलीफ़ नहीं हो। और उनके साथ में एक डॉक्टर रहते हैं, उनको कोई लैंग्वेज की तकलीफ़ नहीं हो, और वो डॉक्टर सारे कोऑर्डिनेट हमारी टीम के साथ करते हैं। और जब तक उनकी सर्जरी नहीं हो जाती
तब तक वो डॉक्टर कैंपस में ही रहते हैं। तो मतलब एक शहर का आप चयन करते हैं, वहाँ पर एक मेडिकल कैंप लगाया गया, फिर वहाँ पे हम किस माध्यम से आसपास के जो छोटे छोटे क्षेत्र है गाँव में, उन्हें कैसे पता लगेगा सर कि वहाँ पर वो कैंप लगा है, ताकि उनको जागरूकता मिले और वहाँ उस कैंप में आ पाए? तो हम कुछ जैसे एक बहुत ही गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसको बोलते हैं RBSK, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम RBSK, उसमें सारी प्राइमरी स्क्रीनिंग हो चुकी होती है। तो जैसे ही उनको पता लगता है कि हमारे डॉक्टर्स ये 2 दिन वहाँ पे भुवनेश्वर जा रहे हैं, या रांची जा रहे हैं, या पटना जा रहे हैं, या जयपुर जा रहे हैं, तो वो सारी जानकारी वहाँ की गवर्नमेंट RBSK के माध्यम से अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे जयपुर में कैंप है तो अप टू गंगानगर तक ये सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। नॉट ओनली जाती है, उनको लाने का सारी व्यवस्था वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट करती है, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ये बड़ी बात है, कोई बाहर का हॉस्पिटल आके सारी सर्जरी की जिम्मेदारी वो खुद लेता है और उनको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो स्टेट गवर्नमेंट और हम पार्टनरशिप में मिलके वो अप टू कैंप वेन्यू लाते हैं, कैंप वेन्यू से हमारे डेस्टिनेशन तक अहमदाबाद तक लाते हैं, और अहमदाबाद तक सारी सर्जरी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो एक तरीका हो कि इन कैंप और शिविर के माध्यम से बच्चे हमारे तक आए। दूसरा अगर ये होता है कि कोई डायरेक्टली भी अप्रोच करे हॉस्पिटल को, या तो खुद आ जाए या किसी अपने परिचित के माध्यम से जहाँ पर आता है, तो उनका भी एडमिशन अलाउ है? दोनों तरीके से एडमिशन होता है। जैसे आज सुबह में 4 लोग आए थे, तो OPD मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 9 to 3 यहाँ पे चालू रहती है, अदर देन संडे, और वहाँ पे भी सीधे कोई भी आदमी आ सकता है। तो एक हुआ कि बच्चे का एडमिशन हुआ सर, और ऑफ कोर्स चूँकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो उनके साथ उनके परिवारजन भी आते हैं, माता पिता भी आते हैं, तो उनका भी रुकने की सारी व्यवस्था और जहाँ पे आप कर देते हैं हॉस्पिटल्स? जी विनोद भाई, हमने 6 साल से अगर छोटा बच्चा है तो 2 लोगों की, मदर और फादर दोनों की, और 6 साल से बड़ा बच्चा है तो एक, उनका रहने का, खाने का सारा खर्चा और सारी व्यवस्था हॉस्पिटल करती है। मतलब सिर्फ बच्चे की चिकित्सा और मेडिकल सुविधाओं पे आप ध्यान नहीं दे रहे, इसके अतिरिक्त जो साथ में परिवारजन आ रहे हैं उनकी भी रहने की और खाने की व्यवस्था आपने कर दी? हाँ, इसलिए करते हैं कि वो लोग इतने अफोर्डिंग नहीं होते हैं कि यहाँ से बाहर निकल के कुछ व्यवस्था कर पाए, तो हमने इसीलिए ये विद इन द हॉस्पिटल के कैंपस में ही ये सारा व्यवस्था का प्राविधान किया हुआ है। अब सर मेरे मन में अगला क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये सारी व्यवस्थाएं जो है ये निःशुल्क है, इसमें ना आप 1 रुपया भी हम परिवार के व्यक्ति या बच्चों से नहीं ले सकते हैं, जबकि आज के ज़माने में मेडिकल सुविधाएं सबसे ज़्यादा महंगी मानी जाती हैं। और मैं आपके हॉस्पिटल को भी देख के आया, मैंने पूरा निरीक्षण किया, एक ट्रस्ट के द्वारा इतना वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के हॉस्पिटल को चलाना और मेंटेन करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है। तो ये हॉस्पिटल कैसे चलता है? क्योंकि आपके लिए जो मरीज है, जो पेशेंट आ रहे हैं, शायद से वो कस्टमर नहीं है, वो भगवान का स्वरूप है, उनका आप एक सेवा की तरह कार्य कर रहे हैं। तो ये एक हॉस्पिटल को बनाना, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है, हॉस्पिटल को चलाने के लिए आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो ये मैनेज कैसे होता है सर? फिर मैं आपको विनोद भाई छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपके चैम्बर के जो पूर्व प्रमुख थे, तो उनका ऑपरेशन हुआ क्लीवलैंड क्लिनिक में, पारुल बेन जय कृष्ण का। तो वो जिन्होंने एंजियोप्लास्टी की, वो स्टीव निशान यहाँ पे आए थे। वो पहले नहीं मान रहे थे कि ऐसा कोई हॉस्पिटल हो सकता है, तो वो खुद देखने के लिए आए। और अगर आप गूगल में देखेंगे स्टीव निशान, तो वो विश्व के टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कोई भी बड़ा धनी आदमी अपने आप को अगर ट्रीट करवाना है, जैसे दुबई के शेख हुए, अबू धाबी के शेख हुए, या कोई भी धनाढ़ व्यक्ति, तो उनके पास जाता है। तो पहले तो वो यहाँ पे आए हैं, तो उनके आंखों में आंसू थे कि भी हम लोग अगर कंपेयर करें क्लीवलैंड क्लिनिक एंड सत्य साई, तो हमारे यहाँ पे हम लोग $250,000 मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ रुपीज़ से क्लीवलैंड क्लिनिक में शुरुआत होती है। मतलब 2 करोड़ रुपए की एक सर्जरी, और वो 2 करोड़ की एक सर्जरी। तो उसमें हम लोग एयर कंडीशन कमरा देते हैं, और आप एयर कंडीशन डॉर्मेटरी देते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो डिफरेंस एज फार एज मेडिकल स्टैंडर्ड इज़ कंसर्न। ये मैंने नहीं कहा, स्टीव निशान ने कहा।
क्योंकि हम लोग अगर फ्री करते हैं तो इट डजंट गिव अस ए प्रिविलेज कि हम कुछ भी ट्रीटमेंट में दें, क्योंकि हमको चैरिटी की परिभाषा चेंज करनी है कि हॉस्पिटल कैसा हो, वॉशरूम कैसे हो, उनको पेशेंट को कैसे डील करें। तो मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आप इसको वर्ल्ड के किसी भी हॉस्पिटल के साथ मेडिकली कंपेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने पूरे हॉस्पिटल का जो निरीक्षण किया, उसमें जो मेडिकल फैसिलिटीज़ आपने डेवलप करी शायद से वो विश्व स्तरीय हैं और ट्रीटमेंट भी वैसे हो रहा है। बट मेरे क्यूरियोसिटी अभी शांत नहीं हुई सर कि ये कैसे चलता है? ये भगवान का आशीर्वाद है, डोनर्स हैं? बेसिकली डोनेशन से चलता है और पिछले सालों से राजकोट हॉस्पिटल एक अच्छे से चला। तो आपको ताज्जुब होगा कि जब हम लोगों ने ये अस्पताल के लिए लैंड लिया तो हमारे पास 5 लाख रुपए भी लैंड के लिए नहीं थे। हम लोगों ने जैसे टर्म मिलता है 6 महीने में पैसा देंगे, और हमारे पास यहाँ तो हम लोग सब आए थे 11-12 लोग देखने के लिए। तो मन में यही दुविधा थी कि एडवोकेट जनरल साहब थे हमारे साथ में लैंड देखने के लिए। उस टाइम में उड़ीसा के चीफ जस्टिस कल्पेश जवहरी साहब साथ में थे, हमारे ट्रस्टीज साहब थे। लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा किया कि जैसे जैसे आगे बढ़ता गया लोग जुड़ते गए, क्योंकि हर समाज में व्यक्ति को अच्छे काम में जुड़ने की एक इच्छा होती है। तो ये सारी चीज़ें डोनेशन से चलती है। साईं बाबा हमेशा कहते थे कि आपको अच्छा मैनेजमेंट के लिए कोई ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, एक प्योरिटी चाहिए। प्योरिटी फाइनेंशियली तो होती है, लेकिन थॉट प्रोसेस में भी प्योरिटी चाहिए। प्लस वो कहते थे यूनिटी चाहिए। इट मीन्स पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, लेग पुलिंग नहीं चाहिए, प्योरिटी प्लस यूनिटी इक्वल टू डिविनिटी। तो ये प्रिंसिपल से ये हॉस्पिटल चलता है और सारा पैसा डोनेशन से आता है। तो आपने बताया कि अहमदाबाद हॉस्पिटल में करीबन हम पिछले 6 वर्षों में 6000 सर्जरी कर चुके हैं। मतलब एवरेज हमारा 1000 सर्जरी पर ईयर का बैठता है सर। बट जैसे आपने सब बताया कि अमेरिका में कॉस्ट 2 करोड़ रुपये आती है, तो यहाँ पे भी पर सर्जरी कॉस्ट तो काफ़ी हैवी रहती है। पीडियाट्रिक सर्जरी है विनोद भाई, उसकी कॉस्ट एडल्ट सर्जरी से मल्टीप्लाई बाई 2 से शुरू होती है। अच्छा, अगर एडल्ट सर्जरी की 2 लाख रुपया कॉस्ट है तो इसकी 4 लाख से शुरू होती है, क्योंकि बच्चे को क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे उसका बहुत सेंसिटिव उसमें है। लेकिन मुझे जो आपको बताते हुए खुशी होती है कि वर्ल्ड वाइड मॉर्टालिटी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 12.5% है वर्ल्ड वाइड, और सच्चे से हॉस्पिटल में 1.5% से कम। तो इसको आप बता सकते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद है। फाइनेंशियली भी आपने जो कहा बताया उसका भी जवाब यही है कि ग्रेस ऑफ गॉड है कि लोग जुड़ रहे हैं, और सक्सेस रेशियो भी आप देख सकते हैं कि उसमें भगवान का आशीर्वाद है। बिल्कुल, मतलब ईश्वर की दुआएं और साथ में है तभी ये चीज़ें सफल हो पाती है। तो सर आने वाले प्लान में भी क्या है कि आने वाले 2-3 वर्षों में हम लोग और एक्सपेंशन करने वाले हैं? अभी हमारा यहाँ पे जो 4 ऑपरेशन थिएटर है, लास्ट मंथ ही हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज लोगों ने अप्रूव किया है, और 6 ऑपरेशन थिएटर हम लोग ऑलरेडी उसका ऑर्डर एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो उसमें 10 ऑपरेशन थिएटर ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड, जिसको क्लास 100 बोलते हैं, वो आपको जुलाई 15-16 तारीख तक तैयार मिलेंगे। तो जो हमारी कैपेसिटी जो हमने बताया एवरेज कोविड की वजह से खाली 1000-1200 केस जो हम लोग साल में करते थे, उसकी जगह हम लोग 3000 केस इस साल करेंगे। और हमारी बेसिकली भगवान को प्रार्थना ये है कि इस हॉस्पिटल को साल में 5000 केसेस तक, मतलब 5000 एक साल में? एक साल में अहमदाबाद में। अहमदाबाद की जो दूसरे हॉस्पिटल हो गया इस भारत में, जो दूसरे इस तरीके की सर्जरीज होती होंगी एक हॉस्पिटल में, सर वो एवरेज कितना बैठता होगा? पूरे भारत में खाली 14 हॉस्पिटल ऐसे हैं इंक्लूडिंग कॉरपोरेट कि जिनके में 500 से ज़्यादा सर्जरीज होती है। उसमें आप कोकिलाबेन अंबानी भी ले आ गए, एम्स भी आ गया, जयदेवा भी आ गया, UN मेहता भी आ गया। खाली 14 हॉस्पिटल हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि चैरिटी में कोई इतना क्वांटम में कहीं भी काम होता हो। आज भी ये चैरिटी में, क्योंकि चैरिटी में बिल बुक बिना ये सर्जरीज जो है वो बहुत भगवान के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। तो ये कोई नंबर गेम नहीं है, लेकिन दिस विल बी द टॉप बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। आप बताएं सर, 5000 सर्जरी एक साल में करना, और दिन प्रतिदिन सारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो एक्सपेंसिव होती जा रही हैं,
और आजकल मुझे लगता है कि केसेस भी बढ़े हैं बिकॉज ऑफ द जेनेटिकल इश्यूज या माल न्यूट्रिशन के हिसाब से महंगाई भी बढ़ी। तो इतनी बड़ी सर्जरी को फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपका स्लोगन रहा दिल विदाउट बिल, ये मेंटेन करना सच में एक भगीरथ प्रयास करने जैसा है। लेकिन विनोद भाई, वो अपने कहावत आपने सुनी है कि काम कठिन है इसलिए करने योग्य है, आसान काम तो सब करते हैं। तो ये हमारा तो काम नहीं है, भगवान का काम है। तो ये कृष्ण भगवान की हुंडी जैसा है, तो हम लोग फाड़ते हैं, वो पास करते हैं, तो हमारी हिम्मत बढ़ती जाती है। और मुझे विश्वास है क्योंकि गुजरात के जो लोग हैं बहुत फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और वो अच्छी चीज़ों को दूर से पहचान लेते हैं। उनको कोई देख वो तुरंत, तो हमने इसी हिसाब से हमारा ये चल रहा है। और मुझे आगे भी विश्वास है कि ये आगे भी इनका सहयोग रहेगा और इसमें किसी का स्वार्थ नहीं है, इसीलिए ये सस्टेन होगा। बहुत बढ़िया सर। सर, हमारे कई दर्शकगण हैं जो शायद से ये देखने के बाद उनको एक क्यूरियोसिटी होगी कि अगर उनके आसपास कोई इस तरीके का बच्चा है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कई इंडस्ट्रीज़ के लोग जुड़े हुए हैं और उस इंडस्ट्री में कई सारे वर्कर काम करते हैं, शायद से उनके परिवार में या उनके परिवारजन में अगर कोई बच्चा इस तरीके की डिसीज से ग्रसित है, पीड़ित है, तो उनको 2-4 चीज़ें कैसे अप्रोच करनी चाहिए? कुछ बेसिक क्राइटेरिया? मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मैं आज आपको 2 नंबर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से हम लोग साथ में ऐसा प्रकल्प करें कि एटलीस्ट गुजरात में कोई पैसे के अभाव से, और उसमें ये मैं पैसे का आह्वान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पेशेंट्स का आह्वान कर रहा हूँ कि जो आपसे जुड़े हैं, वर्कर है, ट्रेडर है, कुछ रीज़न से कोई उनके पास गवर्नमेंट आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो वो लोगों का हमारे यहाँ पे हमको सेवा का मौका दे। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, इट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू सर्व देम। और अगर हम साथ में मिल के ऐसा प्रकल्प ले कि गुजरात में, क्योंकि आप गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, कि कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव से कार्डियक प्रॉब्लम में कुछ दुखी नहीं हो, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और मैं यहाँ के 2 नंबर आपको शेयर करता हूँ कि उसमें वो कभी भी हमको अप्रोच करें। यहाँ पे सीधा भी आ सकते हैं हॉस्पिटल में, यहाँ पे उनके मेडिकल रिपोर्ट भेजें, हम उनको बुलाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा वेट भी करना नहीं पड़े और उनको हम प्रायोरिटी देंगे। बहुत ही बढ़िया। तो आप जो नंबर देंगे, मैं दर्शकों की सुविधा के लिए नंबर स्क्रीन पर चला दूंगा, ताकि आपकी सर्कल में, आपकी इंडस्ट्री में, आपके परिवार में कोई भी बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है तो डायरेक्टली और सीधे हॉस्पिटल मैनेजमेंट से संपर्क कर सकते हैं। मनोज भाई, आपके इस पुण्य कार्य के लिए, इस परम धर्म के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको खूब लंबी उम्र दे और इस हॉस्पिटल से जुड़े हुए जितने भी डोनर और जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको मेरा और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बहुत बहुत आभार। ईश्वर ऐसे कार्य हमेशा आप करते रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।